नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित उत्तर प्रदेश गोरखपुर से मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जो कि ये घटना है 21 सितंबर 2024 की। ये बेंगलुरु की घटना है। कवाला इलाका कवाला इलाका में 3 मंजिला इमारत से एक कमरे से काफ़ी ज़्यादा बदबू आने के कारण जो पड़ोसी रहते हैं परेशान हो करके जो मकान मालिक के पास फ़ोन करते हैं। फ़ोन करके बताते हैं कि आपके एक कम जो आपका मकान है, एक कमरे में से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है। मालिक जो है सुनते ही उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे उनका मकान रहता है। तो मकान में वहाँ पे आने के बाद वो भी ये चीज़ इस चीज़ का रियलाइज़ करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उस कमरे में से बदबू आ रही है, जो कि महज़ 5 महीने पहले उन्होंने एक महालक्ष्मी लड़की को रेंट पे दिया हुआ था। लेकिन जब बाहर देखा जाता है, बाहर से वहाँ पे ताला लगा रहता है, अंदर काफ़ी ज़्यादा बदबू रहती है। तो ताला होने के कारण मालिक जो है उस ताले को नहीं तोड़ता है। लेकिन लेकिन महालक्ष्मी एक आईडी के तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पे अपना एक आईडी प्रूफ और अपनी इमरजेंसी के तौर पे माँ का फ़ोन नंबर मकान मालिक को दे रखी रहती है। मकान मालिक जो है फ़ोन करता है महालक्ष्मी की माँ के पास। तो महालक्ष्मी की माँ जो है तुरंत अपनी लड़की को लेकर के उस जगह पे आती है, जो कि महालक्ष्मी नेपाल की रहने वाली महालक्ष्मी नेपाल की रहने वाली थी और बेंगलुरु में आकर के वो सब रहते थे। उसकी माँ भी वहीं पे ही रहती थी, कुछ दूरी पे 1 घंटे के अराउंड दूरी पे ही रहती थी। लेकिन वो माँ से महालक्ष्मी अलग रहती, क्योंकि महालक्ष्मी शादीशुदा थी और उसका कुछ शादी शादी का जो जीवन है कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, और उसके पति में कुछ अनबन होने के कारण वो दोनों अलग रहते थे। जब माँ आई, माँ के आने के बाद जब ताला खोला गया, जैसे ही ताला खोला गया लोगों की चीखें निकल गई। कुछ लोग, लेडीज जो देखने गई थी, यहाँ उस स्मेल से, उस बदबू से, उस मंजर से देख के लेडीज कुछ लेडीज बेहोश भी हो गई। काफी ज्यादा बुरी बुरी बदबू, दरवाजा बंद था, दरवाजा खोला गया, एकदम से जो स्मेल बाहर आई। तो मकान मालिक पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, देखती है कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही है और फर्श पे मांस के लोथड़े पड़े हुए हैं और पूरे फर्श पे खून ही खून फैला हुआ है। पुलिस की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि कमरे के अंदर जा करके उस वहाँ पे देखा जाए आखिर क्या मामला है, आखिर बदबू आ कहाँ से रही है और क्यों आ रही है। पुलिस डबल मास्क मंगाती है और मास्क मंगा करके पहन करके अंदर जाती है, देखती है एक लंबी खून की धार, सूखी हुई एक धार आई हुई रहती है, जो कि खून सूख चुका रहता है और फर्श पे काफी खून फैला होता है और मांस के छोटे छोटे लोथड़े पड़े होते हैं। जब वो खून की धार देखती है, खून आता है एक फ्रिज से, जो फ्रिज रहता है 165 लीटर का फ्रिज रहता है। जब फ्रिज खोला जाता है तो फ्रिज में पुलिस देखती है कि लाश के कई टुकड़े करके फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, जैसे कि पैर काट के ऊपर वाले खाने में, और सर जो है नीचे वाले, जो मिडिल है मतलब शरीर का जो निचला हिस्सा है उसे कई टुकड़े करके बीच वाले खाने में, ऐसे ऐसे करके कई टुकड़े करके फ्रिज के अंदर रखा होता है। जब पुलिस पोस्टमार्टम सॉरी पुलिस जो है डेड बॉडी को एकत्रित करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पूछताछ पे उसकी माँ से पूछा जाता है कि ये जो है अलग क्यों रहती है, क्या कारण है। तो उसकी माँ बताती है इसकी शादी जो है 6 साल पहले हो चुकी रहती है। 6 साल पहले इसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन ये अपने पति से अलग रहती है। इसके पति से और इसमें जो है आपस में बनती नहीं थी। और मेरी जो बात जो है इस अपनी बेटी से लास्ट मेरी बात हुई थी 2 सितंबर 3 सितंबर के अराउंड में जब बात हुई है। तो पुलिस उस जगह का मुआयना करती है तो उसमें जो है मोबाइल नंबर सॉरी फ़ोन मिलता है, जो कि फ़ोन स्विच ऑफ रहता है। जब फ़ोन को ऑन किया जाता है तो उसमें जो है यही देखा जाता है कि लास्ट कॉल जो है इसकी माँ से ही वाकई में हुई रहती है, जो कि 2 सितंबर को ही हुई रहती है। पुलिस
सीधा जाती है, उसके जो पति हैं हस्बैंड दास, जो कि एक शॉप में जॉब करते हैं, उसकी जो सारा शक जो है उसके पति पे जाता है, क्योंकि उसके पति में और लक्ष्मी दास में, सॉरी, लक्ष्मी, महालक्ष्मी और हेमंत दास में कुछ आपस में पटरी नहीं खाती है। जब पटरी नहीं खाती है तो पुलिस जो है सीधा उसके पति को ही उठाती है। उठाने के बाद पुलिस थाने में लेके आके उससे पूछताछ करती है। तो उसका पति बताता है कि हम लोग का एक साथ ना रहने का एक रीजन है, उसका जो है एक लड़का है जो कि हेयर ड्रेसिंग का काम करता है, जहाँ पे महालक्ष्मी काम जॉब करती है। वो जो है अशरफ नाम के लड़के से प्यार करती है, और अशरफ नाम के लड़के से प्यार करती है। जब मैं इस बात का विरोध किया तो काफ़ी वाद विवाद, हमारे बीच में लड़ाई झगड़े अक्सर होते रहते थे। तो हमने लोगों ने एक ही फैसला किया, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ना हमारा हालांकि हम लोग का तलाक नहीं हुआ है, लेकिन जो हम लोग अलग अलग रहना चालू कर दिया। हमारी एक बेटी भी है, जो कि बेटी मेरे पास रहती है। कभी कभी वो मिलने आती थी अपनी बेटी से, मेरी गैर मौजूदगी में बेटी से मिलती थी। 15-20 दिन, एक महीने में आती थी, आकर के अपनी बेटी से मिलती थी, घंटा 2 घंटा तक रुकती थी, अब मिल के चली जाती थी। मैं भी इस बात का कोई भी मतलब विरोध नहीं करता था, क्योंकि बच्ची छोटी थी और बच्ची को भी अपनी माँ का याद आता था। तो इसके नाते मैं भी विरोध नहीं करता था। मैं सोचता था शायद ये सुधर जाए, बच्ची का मुंह देख करके या बच्ची को देख के इसके मन में ममता की भावना आ जाए और ये वापस अपने घर चली आए और अपना जीवन यापन अच्छे से करने लगे। लेकिन ये किराए पे, इन्होंने उसने जब महज 5 महीने पहले ही किराए पे वो रूम लिया था, जो अकेली रहती थी। तो पड़ोसी से भी पूछताछ करने के बाद पड़ोसी के पास भी कोई ज़्यादा बताने के लिए कुछ था नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो महालक्ष्मी जो है एक मॉल में काम करती थी, जहाँ पे अशरफ काम करता था। उस मॉल में महालक्ष्मी भी काम करती थी। महालक्ष्मी वो एवरीडे 8:30 से लेकर 9:30 के बीच में चली जाती थी और रात को 9:30-10 बजे वापस आती थी। तो इसके नाते पड़ोसी से भी कोई बातचीत और घुली मिली नहीं थी, क्योंकि वो सुबह उठ के अपना नाश्ता पानी खा पी करके अपना चली जाती थी और वहाँ पे आती थी। लेकिन हाँ, पड़ोसी ने एक बात जरूर बताई थी, उसको जो है एक लड़का कभी कभी ड्रॉप करने आता था और यहाँ से रिसीव करने भी आता था। पड़ोसी ने जैसा कि बताया गया था कि जैसे कि उसके पति ने, हेमंत दास ने बताया था कि उसका उसका चक्कर जो है अशरफ नाम के लड़के से चल रहा था। तो वैसा ही पड़ोसियों ने भी बताया कि एक जो है आदमी आता था, इसको छोड़ के जाता था और ले करके आता था। तो पड़ोसी की बात सुन के और हेमंत दास की बात सुन करके जो अशरफ नाम का लड़का था सीधा उसकी दुकान में पहुंचते हैं। इत्तेफाक से अशरफ उस दुकान में ही था। जब अशरफ दुकान में था तो अशरफ को पुलिस हिरासत में लेती है, और लेने के बाद उसे काफ़ी लंबी पूछताछ करने के बाद अशरफ बताता है कि मेरी काफ़ी दिनों से उससे बातचीत नहीं हो रही है और ना ही वो यहाँ पे अब काम करती है। उसने जो है ये जगह चेंज करके दूसरी जगह पे काम पकड़ लिया है और दूसरी जगह पे काम करती है। तो इसके नाते हमारी उतनी मुलाकात होती नहीं है, वार्तालाप भी कमी होती है और आना जाना भी अब नहीं हो रहा है इस तरफ। जब पुलिस हेमंत और अशरफ का कॉल डिटेल खंगालती है तो ऐसा कोई भी सबूत, ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिलता है, जो कि हेमंत दास जो उसके पति होते हैं, अशरफ जो उसके प्रेमी होते हैं, कि उनके बारे में कोई ऐसा क्लू नहीं मिलता है कि जो उनके हिरासत में और जेल में रखा जाए। तो उन दोनों को छोड़ देती है और उसके बाद जो है ये गुत्थी सुलझती नहीं है, उलझी रहती है। लेकिन अचानक फोन आता है कि उसका जो है, जो लक्ष्मी दास का जो कत्ल हुआ रहता है, उस सिलसिले में कॉल आता है। वो कॉल आता है कि मुक्ति रॉय ने ये कत्ल किया है। आखिर ये मुक्ति रॉय कौन है कत्ल करने वाला? ये अनजान कॉल किया किसने है? तो जी हाँ, मुक्ति रॉय कोई और नहीं है, जो महालक्ष्मी का भाई, सगा भाई, वही मुक्ति रॉय है। जब मुक्ति रॉय के
बारे में जब पता लगाया जाता है, तो मुक्ति रॉय जो है बेंगलुरु से ही कमरा खाली करके चला जाता है। उसका कोई क्लू नहीं मिल पाता है और मोबाइल भी उसका स्विच ऑफ रहता है। जो कॉल आया रहता है उसका उसका छोटा भाई, मुक्ति रॉय का छोटा भाई कॉल करके ये बात बताता है। तो जो मुक्ति रॉय का यानी महालक्ष्मी का जो छोटा भाई है, वो पुलिस के सामने आता है और बताता है कि जो मेरा बड़ा भाई है उसने ही कत्ल किया है माँ लक्ष्मी का। माँ लक्ष्मी का उसने ही कत्ल किया है। अब क्यों किया है? वो बताता है कि मेरे पास जो है 2 तारीख को कॉल आता है और कहता है कि रात को कॉल आता है, अचानक से कहता है कि फटाफट सामान पैक कर लो, हम यहाँ से जाएंगे, कमरा खाली करेंगे और यहाँ से हम लोग जाएंगे। वो पूछता है कि आखिर क्या बात हो गई इतनी इमरजेंसी में कि हम लोग कमरा खाली खाली क्यों करें? तो जो मुक्ति रॉय जो है उसका बड़ा भाई, वो कहता है कि अभी मैं फ़ोन पे कुछ नहीं बता सकता, तुम सामान पैक करो, आने के बाद मैं सारी बात बताता हूँ। तो जैसे ही वो आता है, आने के बाद वो सारी बात बताता है कि मैं जो है माँ लक्ष्मी के घर पे गया था, वहाँ पे हम लोग की काफ़ी वाद विवाद हो गई और मैं गुस्से में आकर के महालक्ष्मी का मर्डर कर दिया। और मर्डर करने के बाद मैं सीधा यहीं पे आ रहा हूँ और आने के बाद यहाँ पे हम रहेंगे नहीं, हम लोग यहाँ पे जगह खाली करेंगे। तो जगह वहाँ कमरा खाली कर देते हैं। कमरा खाली करने के बाद वो लोग नेपाल गांव में चले जाते हैं, गांव में चले जाते हैं रातों रात। रातों रात गांव जाने के बाद जो मुक्ति रॉय होता है उसका मोबाइल स्विच ऑफ रहता है। मोबाइल स्विच ऑफ होने के कारण पुलिस को कोई भी क्लू मिलता नहीं है। कोई भी क्लू ना मिलने के कारण अचानक एक दिन एक खबर आती है कि मुक्ति रॉय ने सुसाइड कर लिया। मुक्ति रॉय ने आखिर सुसाइड क्यों कर लिया? उसके जेब में से एक पर्चा निकलता है, उस पर बाकायदे उसने अपना बयान देता है कि जो महालक्ष्मी का कत्ल है उसमें पूरा बाकायदे अपना विस्तार से बताता है। लिख के एक लेटर पे लिख के एक एक लेटर पे लिख के कि इसके इस घटना का जिम्मेदार मैं हूँ, ये मैं मुझसे बहुत भारी गलती हो गई और मैं इस चीज़ से बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं अपने आप को सुसाइड करने जा रहा हूँ। और अपना ये जो है कबूलनामा एक पेपर पे लिख के वो सुसाइड कर लेता है। तो घटना कुछ ऐसी है। और इस घटना को सुनाने का मेरा तात्पर्य किसी को परेशान करना, हैरान करना और किसी को नीचा दिखाना नहीं है। ये घटना इसलिए है कि आप अपने समाज में रहते हुए आप सजग रहिए और अपने आप को सेफ रखिए। चाहे आप घर पे हो, छोटे शहर में हो, चाहे आप किराए पे रहते हो, दूर दराज रहते हो, अपने घर पे कांटेक्ट करते रहिए और एक दूसरे से बराबर संपर्क बना के रहिए। कब क्या हो जाए। और आजकल एक ही जरिया है अपने लोगों से जुड़ के रहने का, मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन से आप लोग जुड़ के रहिए और सजग रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।